हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स, अर्थात ऐसे समीकरण जिन्हें एक्स के लिए हल किया जा सके। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर पी और इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई, इन दोनों ही प्रकार के समीकरणों को हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसके पहले के भी वीडियोस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो टॉपिक के पूरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। जरूर जाइएगा, जरूर सारे वीडियोस को देखिएगा, काफी हेल्पफुल वीडियोस है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स, अर्थात एक्स के लिए हल करने योग्य समीकरण। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे इक्वेशंस जिन्हें हम एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स को अवश्य ही अकेला अलग थलग एक पक्ष में रखा जा सके और बाकी बची हुई चीजें अर्थात y और p वाली जो चीजें हैं, y और p वाले टर्म्स हैं, उनको हम दूसरे पक्ष में रख सकते हैं, क्योंकि हम बात ही उन समीकरणों की कर रहे हैं जो x के लिए हल कर सकते हैं, जिन्हें हम अर्थात आप यदि किसी समीकरण में आपको x अलग थलग दिखाई देता है, देखो यहाँ पे जैसे पहला वाला इक्वेशन हमने जो लिखा है उसमें x अलग थलग बिल्कुल दिख रहा है हमको, तो समझ लीजिए वो इस कैटेगरी का है। या फिर अगर आपको अब देखो, आप बोलोगे सर सेकंड इक्वेशन में तो हमको x अलग थलग दिख नहीं रहा है। दोस्तों, भले आप x आपको अलग थलग नहीं दिख रहा है, परंतु x को आप बड़ी आसानी से यहाँ पे एक पक्ष में अलग थलग कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में x मात्र एक जगह पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे x को बड़ी आसानी से आप x को एक तरफ रख के बाकी चीजें दूसरी तरफ पलटा करके आप इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी x एक तरफ और y और p वाली चीजें दूसरे तरफ। इसलिए ये इस कैटेगरी के इक्वेशंस हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भाई यहाँ पे आप मुझे इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर p करके आप p को अकेला रख के दिखाइए, तो थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि देखो यहाँ p क्यूब है, यहाँ p है, तो p को अकेला रखना यहाँ मुश्किल है। यहाँ x को अकेला रखना आसान है, y को भी अकेला रखना x के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि y दो जगहों पे है। तो आप जरूर बिल्कुल इस बात को अगर थोड़ा सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे ना, तो आपको समीकरण ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे कि वो किनके लिए सॉल्वेबल हैं, x के लिए या y के लिए या p के लिए, या फिर आगे हम कुछ और भी फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हमको एक वेरिएबल मिसिंग नजर आएगा, फिर क्लेरेट्स फॉर्म वाले इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर होमोजेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो अभी वैरायटियां और बाकी हैं दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सरल है, ये कठिन नहीं है। तीसरे वाले इक्वेशन में भी आप देखो, x अकेला है एक जगह अलग थलग, और बाकी चीजें जो है आप देखो ना, p यहाँ भी है, p क्यूब है, फिर p है। तो अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं p को अलग थलग अकेला रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा जटिल होगा ये। तो x को ही यहाँ पे अलग थलग अकेला प्राप्त करना एक पक्ष में, वो सरल पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स की पहचान कैसे करना है, तो जब पता चल जाए उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए देखो नियम में क्या लिखा है। समीकरण एक को आप y के सापेक्ष अवकलन करो। y के सापेक्ष क्यों? क्योंकि आपने x को एक पक्ष में अकेला किया हुआ है। जब y के सापेक्ष आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dy हो जाएगा, और इसको अपन 1/p लिख सकते हैं, क्योंकि p का मतलब होता है dy बाई dx। तो जब p बराबर dy बाई dx होता है तो dx बाई dy बराबर हो जाएगा 1/p। अच्छा, अब ये फलन है किसका किसका? y और p का, मतलब यहाँ y और p वाली चीजें हैं। परंतु जब आप इसको y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो p का जब अवकलन होगा तो आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पे p का y के सापेक्ष अवकलन होगा तो dp बाई dy तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। यानी अब जो नया फलन निर्मित होगा उसमें y और p तो नजर आएंगे ही आएंगे, किंतु साथ में और कौन नजर आएगा? dp बाई dy भी नजर आएगा। जैसे मान लीजिए एफ वाई पी है हमारा y स्क्वायर पी, एक बात की बात, ठीक है, यही हमारा एफ वाई पी है। जब आप इसको दोनों ओर y के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो जब इसको आप y के सापेक्ष अवकलन करोगे, पहला पद दूसरे पद वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो पहला पद दूसरे का अवकलन जब करोगे तो आखिर dp बाई dy तो नजर आएगा ही आएगा। यानी कि अब जो हमारे पास तैयार होगा उसमें dp बाई dy भी शामिल होगा। इसलिए नया फलन हमने फाइल लिया हुआ है जो y का भी है, p का भी है, और dp बाई dy भी उसमें शामिल रहेगा, इसलिए ये तीनों का फलन हो गया। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, समीकरण 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो आप कुछ नया फलन हमने कैपिटल F मान लिया है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं।
इसलिए आपको अब कांस्टेंट भी मिलेगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा किसका किसका, y का, p का और c का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब कि अब वहां पे कांस्टेंट भी नजर आएगा। अब जब कांस्टेंट भी वहां पे आपको नजर आ रहा है, आपने जब उसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया, अब आपको क्या करना है, जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिया हुआ अवकल समीकरण है, उसका अभिष्ट हल कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए क्या नियम लिखा हुआ है कि अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 3, इन दोनों से आपको p को एलिमिनेट करना है, p को विलोपित करना है, p को गायब करना है। तो समीकरण 1 और 3 के मदद से, है ना भाई, समीकरण 1 और 3 की मदद लेंगे आप, और दोनों की मदद से आप p को एलिमिनेट कर देंगे, अर्थात p को विलोपित कर देंगे, तो आपको अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा दिए हुए अवकल समीकरण का। अब आप कहेंगे सर अगर p को एलिमिनेट करना पॉसिबल ना हुआ तो, या बहुत ही मुश्किल हुआ तो दोस्तों अगर p को एलिमिनेट करना बहुत ही दुष्कर कार्य आपको लग रहा है कि बहुत ही कठिन है, या p को एलिमिनेट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम x को भी अपन p और c के टर्म्स में लिखते हैं, मान लो ये फंक्शन f1 बोल देता हूँ, और y को भी अपन p और c के टर्म्स में लिखते हैं। x और y दोनों को p और c के टर्म्स में लिख करके हम बोलते हैं कि इन दोनों की मदद से हमको अभिष्ट हल प्राप्त होता है। इस तरीके से हम वहां पे लिख देते हैं। किंतु अगर p को एलिमिनेट करना पॉसिबल हो तो आप अवश्य ही एलिमिनेट करके अभिष्ट हल प्राप्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहला इक्वेशन देखते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, x बराबर y प्लस ए लॉग p। तो ये साफ साफ इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x है, और नियम के अनुसार हमको दोनों ओर y के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे दिया हुआ अवकल समीकरण है x बराबर y प्लस ए लॉग p, दोनों ओर y के सापेक्ष अवकलन करो, तो ये dx बाई dy हो जाएगा, अर्थात 1 बाई p हो जाएगा, या y का y के सापेक्ष करोगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों a और log p का होगा 1 बाई पी, और क्योंकि आप y के सापेक्ष कर रहे हो तो dp बाई dy हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम एक काम करते हैं, इसको यही रहने देते हैं और 1 को उधर पलटा देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 बाई पी माइनस 1 बराबर a बाई पी dp बाई dy। उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस पी बाई पी बराबर a बाई पी dp बाई dy। यहां से आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लीजिए, pp को दोनों ओर से काट दीजिए, dy को उधर ले जाइए, ठीक है, dy को आप उधर ले जा लीजिए, dp यही रहेगा, a यही है, और 1 माइनस पी आपका नीचे आ जाएगा। इस तरीके से कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा a log 1 माइनस पी का गुणांक माइनस सामने आएगा, और आप कांस्टेंट लेंगे c। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमको लेना ही होगा, तो ये हमने कांस्टेंट लिया c। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिएगा। अब ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के बाद हमको क्या करना है, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, और इसको इक्वेशन चलो 2 बोल दो, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमको p को एलिमिनेट करना है। तो p को एलिमिनेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ से p का मान निकाल लेता हूँ, तो y माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस a log 1 माइनस p, ठीक है, इस तरह से हो गए। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, a को नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, p का मान निकालना है मुझे, a को नीचे ले जाता हूँ, और इस माइनस को हटाने के लिए मैं इसको 1 माइनस पी से p माइनस 1 कर देता हूँ। तो ये y माइनस सी अपॉन ए हो गया, और ये log हो गया p माइनस 1। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि भाई e की घात, log इधर आएगा तो ये वाली चीज e की घात में चढ़ जाएगी, ये कुछ इस तरह से e की घात में ये पूरा आ जाएगा, और बराबर p माइनस 1। तो p का मान क्या निकलेगा दोस्तों, p का मान निकलेगा 1 प्लस e की घात में y माइनस सी बाई ए। दोस्तों अब p का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आप यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर y प्लस ए लॉग, और p का मान क्या है
1 प्लस e की घात में y माइनस सी बाई ए, और यही आपका अभिष्ट हल है दोस्तों। ठीक है, आंसर आ गया आपका दोस्तों। इसी तरह से आप ये वाला और ये वाला दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और बाकी सवालों को भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसके सारे पहले के जो वीडियोस हैं उनको बहुत अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।